हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे यूवी लाइट के बारे में। उसके अलग अलग टाइप्स है ए बी सी। अब देखेंगे इसमें से अर्थ पे कौन से आते हैं, कौन से ओजोन लेयर से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर ओजोन का के बारे में थोड़ा देखेंगे, उसकी डिप्लीशन हो रहा है आज तो उसके कॉजेज़ क्या है, और कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस जो कि ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए हमने अडॉप्ट किए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यूवी लाइट भी एक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पता है ना हमें, तो उसमें यूवी लाइट होता है। इसका वेवलेंथ शॉर्टर होता है देन विजिबल लाइट। विजिबल लाइट जो है वो हमें दिखती है बराबर, इसका यूवी लाइट का वेवलेंथ उससे छोटा होता है, तो ये हमें हमारे नेकेड आई से नहीं दिखता है यूवी लाइट। ठीक है, लेकिन ये नहीं है क्या, प्रेजेंट तो है लेकिन हमें नहीं विजिबल, क्योंकि हमें बस विजिबल लाइट ही विजिबल होती है। करेक्ट। तो यूवी लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा नहीं होता, शॉर्टर होता है देन विजिबल लाइट। तो यूवी लाइट के 3 टाइप्स है, यूवी ए रेज, यूवी बी रेज, यूवी सी रेज। तो एक शॉर्ट ट्रिक से याद रखेंगे, ए से एजिंग, बी से बर्निंग, सी से कैंसर। तो यूवी ए के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, इससे एजिंग होती है, बी से बर्निंग, स्किन बर्न हो जाती है, टैनिंग हो जाती है। फिर यूवी सी यानी सी से कैंसर, तो कैंसरस रेज होती है ये, और ये ओजोन लेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो देखो ये हमारा स्ट्रेटोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर है, स्किन सरफेस। ये वहाँ से नीचे आएंगे तो हम धरती पे हम हैं, तो हमारा स्किन सरफेस, और स्किन सरफेस के नीचे होता है एपिडर्मिस। देखो स्किन के लेयर्स होते हैं अलग अलग, तो ये ऊपरी सरफेस बाहर का, फिर एपिडर्मिस आता है उसके नीचे डर्मिस और हाइपोडर्मिस। ठीक है, अभी देखो यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी, इनमें से सबसे ज़्यादा हार्मफुल कौन सी होती है पता है, यूवी सी। देखो तीनों की वेवलेंथ विजिबल लाइट से तो शॉर्टर है, लेकिन तीनों में ना सबसे शॉर्ट वेवलेंथ कंपैरेटिवली यूवी सी की होती है। यूवी ए की थोड़ा कंपैरेटिवली लॉन्गर है, बी की मीडियम, सी की शॉर्टर। और जितनी छोटी वेवलेंथ उतना हार्मफुल रेडिएशन। ठीक है, इसलिए लेकिन ज़्यादा रेडिएशन है ये हार्मफुल है, लेकिन ये ज़्यादा स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, लेस एबिलिटी है इसकी। ठीक है, अभी देखो हम देखते हैं, अभी यूवीसी इतना हार्मफुल है तो हमारे यहाँ तक हमारे अर्थ को प्रोटेक्शन मिला है एटमॉस्फेयर का, तो हमारे अर्थ तक पहुँच ही नहीं पाता। यूवीसी का रेज स्ट्रेटोस्फीयर में ही ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में कौन है, स्ट्रेटोस्फीयर में है ओजोन। तो ओजोन जो है, ओजोन की लेयर, वो यूवीसी को बोलती है कि नहीं, तुम्हारी वजह से कैंसर होता है, तुम्हें नहीं जाने देगी, तो कम्प्लीटली उसको ब्लॉक कर देती है उसका रास्ता। सेकेंड, अभी यूवी बी आया, यूवी बी को एंट्री देगी क्या, हाँ तो यूवी बी को भी बोलते कि नहीं नहीं, तुम्हारी वजह से भी बर्निंग हो रहा है, टैनिंग हो रहा है, ये सब हो रहा है, और तुम भी कुछ ज़्यादा सेफ़ नहीं हो, तो तुम्हें भी नहीं जाने देगी। लेकिन फिर भी यूवी बी के कुछ पार्टिकल्स, कुछ रेज, कुछ % ऑफ रेज आ जाते हैं एटमॉस्फेयर को ट्रैवल करके। ठीक है, ओजोन को क्रॉस करके, तो ये स्किन सरफेस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कहाँ तक, एपिडर्मिस तक ही पहुंच पाते हैं। ठीक है, मतलब बाहर की लेयर, मतलब स्किन के ज़्यादा अंदर नहीं जाते। वेरएज यूवी ए रेज जो होती है ना, यूवी रेज को ओजोन आने देता है, तो कहाँ तक जाती है, ये स्किन के अंदर जाती है, एपिडर्मिस के अंदर। ठीक है, तो स्किन सरफेस तक रहती है कौन सी, यूवी बी रेज, लेकिन एपिडर्मिस के अंदर, डर्मिस तक कौन जाता है, यूवी ए रेज। तो सबसे हमारी स्किन पे सबसे ज़्यादा अंदर यूवी ए रेज जाती है, यूवी बी उसके बाहरी सरफेस पे रहती है, यूवी सी हम तक पहुँच ही नहीं पाती। ठीक है, तो देखो यूवी ए हमारी स्किन तक पहुंच रही है, तो इसके इफेक्ट्स क्या है, इमीडिएट टैनिंग, मतलब इंस्टेंटली तभी के तभी टैनिंग हो जाती है, हमारी स्किन टैन हो जाती है, हम देखते हैं ना, इसलिए हम सन प्रोटेक्शन SPF क्रीम्स यूज़ करते हैं। तो टैनिंग होती है यूवी ए रेज से। फिर ओजोन लेयर इसका सिग्निफिकेंट एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता है, और इससे क्या होता है, अगर देखो स्किन कैंसर होता है ना ऑलरेडी, तो उसको डेवलप ज़्यादा बढ़ावा देता है यूवी ए रेज। ठीक है, मेनली इसका कॉज नहीं है, लेकिन एनहांस कर देता है डेवलपमेंट ऑफ स्किन कैंसर। ठीक है, यूवी बी की बात करें तो एपिडर्मिस तक आ जाता है, तो एपिडर्मिस तक एब्जॉर्ब होता है ये। ठीक है, फिर डिलेड टैनिंग, मतलब एकदम इंस्टेंट से टैनिंग नहीं होगी, लेकिन टैनिंग होती है। देखो मतलब टैनिंग होगी लेकिन ज़्यादा टाइम तक रहेगी। यहाँ पे इमीडिएट टैनिंग होगी और आप मतलब रिवर्सिबल है, ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, लेकिन डिलेड टैनिंग यहाँ पे ज़्यादा देर तक टैनिंग रहेगी। जो टैन हुए हैं स्किन वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा, फिर स्किन बर्न हो सकती है। और स्किन एजिंग, देखो यहाँ पे एनहांस हो रही है स्किन एजिंग। यूवीबी के ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, क्योंकि ये हार्मफुल भी है और स्किन तक पहुँच भी रहा है, एपिडर्मिस तक। यूवीए भी पहुँच रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। यूवीबी की कंपैरेटिवली शॉर्ट वेवलेंथ है, इसलिए ये ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है,
ये प्रोमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ स्किन कैंसर। ज़्यादा एक्सपोजर होगा तो स्किन कैंसर हो सकता है। और मोस्ट सोलर जो यूवी बी है ना, ये ओजोन ही कैप्चर कर लेता है, ओजोन ही एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो और इससे क्या हो सकता है, डीएनए और सेलुलर डैमेज हो सकता है, इसलिए कैंसर वगैरह हो सकता है, डीएनए और सेलुलर डैमेज हो सकता है, ज़्यादा एक्सपोजर हो गया यूवी बी रेस का। तो फिर यूवी रेस सबसे शॉर्ट होती है, मोस्ट हार्मफुल यही होती है, लेकिन कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है बाय ओजोन, और ये अर्थ के सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाती। तो पहुंचती कौन है, ए, इसे इमीडिएट टैनिंग, बी से डिलेड टैनिंग, बर्निंग, स्किन एजिंग, ये सब होता है। हाँ देखो, ज़्यादा ओवर एक्सपोजर करेंगे तो डीएनए और सेल्यूलर डैमेज होता है, स्किन कैंसर हो जाता है। फिर यूवी सी से ये भी कैंसरस है, इससे स्किन कैंसर होता है डायरेक्ट अगर हमें इसके एक्सपोजर में आ गए तो, लेकिन ये अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाती, और यहाँ पे ज़्यादा एक्सपोजर होगा तो सब होगा, ठीक है। देन ये जो यूवीबी रेज है ना, इससे देखो आई कैटरैक्ट भी हो सकता है, मतलब इम्पेयर्ड विजन भी हो सकता है, विजन पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ओवरऑल यूवी रेज के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे तो प्री मैच्योर एजिंग, मतलब समय से पहले ही बूढ़े होना। फिर इम्यून सिस्टम सप्रेशन, यानी इम्यून सिस्टम आपका कम हो रहा है, वीक हो रहा है, ठीक है। तो ये सब होता है। तो ओजोन लेयर हमें काफ़ी हेल्पफुल है, बचाता है यूवी सी मोस्ट हार्मफुल वाली रेज से, ठीक है। लेकिन अभी ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ फ्लोरोकार्बन्स। इंडस्ट्रीज़ के एमिशंस में, रेफ्रिजरेंट्स में जो कूलेंट्स वगैरह यूज़ होते हैं वो सब में, तो हैलोजन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये सब जो यूज़ हो रहा है, तो ये सब एटमॉस्फेयर में जा रहा है एट द एंड ऑफ द डे। तो इसलिए ओजोन लेयर इससे डिप्लीट हो रहा है, ठीक है। और अंटार्कटिका पे भी अबाव अंटार्कटिका ओजोन लेयर डिप्लीट क्यों हो रहा है, उसका एक रीज़न था न्यूज़ में, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। तो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स जो है ना, तो ये होते क्या है, ये क्लाउड्स का काम क्या है पता है, ये ना फैसिलिटेट करता है, मतलब एक ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं, कैटलिस्ट जैसे कि केमिकल रिएक्शंस। देखो एटमॉस्फेयर में क्लोरीन और ब्रोमीन है, लेकिन वो स्टेबल है ना, लेकिन इस क्लाउड्स की वजह से क्या हो जाता है, वो अपने रिएक्टिव फॉर्म्स में आ जाते हैं, और उसके बाद वो ओजोन को तोड़ के ओजोन के अलग अलग मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं, रिएक्टिव हो जाते हैं ना क्लोरीन और ब्रोमीन, तो ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब ओजोन को तोड़ के ऑल अलग कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। तो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स अगर ज़्यादा रहे तो क्या हो जाएगा, ओजोन का डिप्लेशन होगा, ठीक है। अभी ये सब करने के लिए हम लोग ने प्रोटेक्शन के लिए क्या किया, एक कन्वेंशन अडॉप्ट किया था, वियन्ना कन्वेंशन। वियन्ना कहाँ पे, ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियन्ना। 1985 में ये कन्वेंशन अडॉप्ट हुआ था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। तो इसने एक इस्टेब्लिश किया ग्लोबल मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन ओजोन डिप्लेशन, और एक फ्रेमवर्क बनाया फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोकॉल्स फॉर टेकिंग मोर बाइंडिंग एक्शन। तो ज़्यादा बाइंडिंग एक्शन ली जाए, इसलिए फ्रेमवर्क होना चाहिए, डेवलपमेंट किया जाना चाहिए प्रोटोकॉल्स का, ये बोला वियना कन्वेंशन ने। तो ऐसे एक प्रोटोकॉल बनाया फिर, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमने नाम सुना है ना, मॉन्ट्रियल एक जगह है, कहाँ पे, कनाडा में, कनाडा में एक जगह है मॉन्ट्रियल। तो ये 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस पे कौन सा प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल। प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, वियना कन्वेंशन, ठीक है। तो बोला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने कि फेज आउट करना है प्रोडक्शन भी और कंजम्पशन भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का, ठीक है। और ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है कौन से CFCs यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, फिर HFCs हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, हेलॉन्स मतलब हेलोकार्बन्स, ये जी नहीं है, हेलॉन्स, तो हेलॉन्स होते हैं हेलोकार्बन्स, ठीक है, वही हैलोजन और कार्बन्स के कंपाउंड्स। फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल ब्रोमाइड, ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कहा जाता है इनको, ठीक है। अभी ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में आया था ना, इसको ना किगाली अमेंडमेंट किया गया था टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो किगाली अमेंडमेंट है 2016 का, ठीक है। तो 2016 का किगाली अमेंडमेंट, इसने क्या बोला कि रिड्यूस करना है, ये एम किस लिए था, रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग बाय कंट्रोलिंग क्या, HFC एमिशंस, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के एमिशंस को कंट्रोल करके। क्योंकि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है ना, इसका 1000 टाइम कार्बन डाइऑक्साइड का जितना इफेक्ट होता है ना, उससे 1000 गुना ज़्यादा इफेक्ट HFC का होता है। मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड जितना इफेक्ट करता है एनवायरनमेंट को, उससे 1000 गुना एक HFC कर देता है। तो इसको कम करने के लिए ये किगाली अमेंडमेंट किया गया था टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसने कहा कि रिड्यूस करना है मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज़ बाय यूज़ ऑफ व्हाट, HFCs का यूज़ और मैन्युफैक्चर कम करना है, जो अभी आप कर रहे हैं। नॉर्मली कोई भी कंट्री जितना HFC का यूज़ अभी कर रही है, तो 2045 तक 2045 तक 80 to 85% से कम करना है।
आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको। तो ये था 2016 का किगाली अमेंडमेंट। तो आज हमने ओजोन के बारे में पढ़ा, ओजोन लेयर डिप्लीट क्यों हो रहा है, यूवी रेज के टाइप्स पढ़े, कौन सी ज़्यादा हार्मफुल है कौन सी नहीं, वियना कन्वेंशन 1985, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, किगाली अमेंडमेंट 2016। जैसे 1985 में और एक चीज़ हुई थी, याद है, एंटी डिफेक्शन लॉ आया था 1985 में, है ना, और 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था। सो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू।